Hello students, today we will start the topic electric field. First of all, we understand the concept of electric field. Electric field, magnetic field, gravitational field, ये सब terms आपने सुनी हुई है. Magnetic field, the surrounding the magnets, we know that the surrounding the magnet there are imaginary lines. The imaginary lines form a magnetic field. Gravitational field around surrounding the any objects, surrounding the earth, there are imaginary lines. These imaginary lines form a gravitational field. Now electric field. Electric field means imaginary lines surrounding the charges. These imaginary lines surrounding the charges form a electric field. So suppose we are taking one charge, Q charge plus Q charge, and surrounding these charges plus Q and minus Q also, surrounding these charges there are imaginary lines. These imaginary lines perpendicular to the surface of the charged body. ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और ये लाइंस मिलके एक फील्ड बनाती हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. इन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज आउटवर्ड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज, this is also perpendicular to the surface of charge, but in this direction, in this charge, direction of electric field is inward direction. These things also we have learned in 10th class. So these imaginary lines form a electric field. Clear? How will you find the direction? Because suppose you want to find the electric field on this point. You want to find the electric field in this point. इस point पे electric field निकालना है, इस point पे electric field निकालना है, इस point पे अगर electric field निकालना है, हर point पे electric field अलग अलग होगा. Clear? अब सबसे पहले हम directions की बात करते हैं. Why the directions we are taking outward in positive charge, inward in negative charge? Electric field has a particular directions. So for finding the direction of electric field, we suppose a test charge. Positive test charge. Positive test charge. एक हमने टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं इसको? टेस्ट मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को टेस्ट करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज हम क्या लेते हैं, सपोज प्लस क्यू नॉट. प्लस क्यू नॉट हम यूज करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कि इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी. जैसे प्लस क्यू नॉट आपको यहाँ पे पता है कि इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहां पुट करेंगे. ये टेस्ट चार्ज ये प्लस है, तो ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ रिपेल होगा, रिपल्सिव फोर्स. अगर यहां पे आपको टेस्ट चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे. ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन विच डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइंग. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो फोर्स एक्सर्ट
per unit test charge is called electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब आप टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज को हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा इनफाइनाइटली स्मॉल है, लेते हैं हमेशा स्मॉल चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे ताकि ई इफेक्ट नहीं हो। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये है टेस्ट चार्ज, जिससे हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे कि इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा ले लेंगे तो इसका खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वी विल टेक इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, in which the test charge will not affect the electric field generated by source charge. सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब पॉजिटिव लेने का सेंस क्या है? पॉजिटिव लेने का सेंस है कि जिस तरफ टेस्ट चार्ज जाएगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे पॉजिटिव लिया हमने तो ये बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर है। जैसे वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे ई वेक्टर और एफ वेक्टर। ई और एफ दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर टेस्ट चार्ज क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लोगे तो आपको डायरेक्शन अपोजिट दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है। क्लियर? तो इसको और अगर मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्म में लिखें तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट इज दैट surrounding the charges there are so many imaginary lines. These imaginary lines form a electric field. Same thing in magnets. Magnets, surrounding the magnet there are so many magnetic fields, magnetic lines, they form a magnetic field. So that's why, how will you find it? Electric field, we know that every charge has electric field surrounding it. So how will you find it? E vector equals to F vector upon Q naught. Q naught is a test charge only we use for finding the direction of electric field. जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इस टेस्ट चार्ज को हम यूज लेंगे। और टेस्ट चार्ज वी सपोज इट्स वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। इट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन test charge. We will discuss later on why it does not depends on electric field. But how will you define it? Force exert per unit test charge is called electric field. This is the concept. What is the unit? Unit we can calculate. Formula you know that SI unit Newton per Coulomb. And dimensions also. Dimension of electric field, force, dimension of force ml t minus 2 upon dimension of charge at, then ml t minus 3 a minus 1. This is the dimension of electric field. Clear? So we know that every charge has electric field and every point electric field will be different. Clear?
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, डायरेक्शन ही सेम। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो टेस्ट चार्ज यहां रखोगे तो वो भी इस तरफ आएगा, ये रिपेल करेगा, इसमें भी इस तरफ रिपेल होगा, बट मैग्नीट्यूड अलग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ इंटेंसिटी कम होगी। जिसका फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पास में जो होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आपके पास कोई एक चार्ज है और आपको कहा जाए कि उस चार्ज के सराउंडिंग एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे उस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मीन्स कितना स्ट्रेंथ है उसकी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Next topic, intensity we can say that, strength also we can say that, strength of electric field कितना होगा due to point charge. Point charge already we have discussed. Point charge very small charge. तो आपके पास एक point charge है, suppose plus Q is a point charge. And we know that this is a point charge and there are so many electric field lines. These electric field lines form a electric field. So from distance r we are taking a point P. On this point, this is a source charge. On this point we have to find the electric field due to this charge. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण, वो हमें कैलकुलेट करना है। और डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, बाहर की तरफ रिपेल होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन Q naught, force exert on this test charge per unit test charge। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें फोर्स निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, two charges are placed at some distance, तो K मतलब 1/4 pi epsilon naught, we are taking vacuum between the two charges, K Q naught upon R square. तो vector form we are taking, it means this is a magnitude and R cap, this will be direction. Suppose direction is R cap in this direction. Put this value, then E vector equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught R square R cap Q naught cancel out. Then E vector equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square R cap. In this equation, in this formula, we can see that Q naught does not depend on electric field. Test charge हमने जो लिया वो cancel हो गया. Electric field does not depend on test charge. So due to point charge, electric field at point P at distance R is 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, and R cap is directions. Clear? So it means when we take spherical part, suppose R distance, सारे points, जहां भी जितने points पे भी आप R distance पे अगर जितने भी points लोगे, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ by R square होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री होगा। अगर इस चार्ज को
हम एक स्फीयर में बंद कर दें, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर इस चार्ज को हम एक स्फीयर में बंद कर दें, इसमें जिसकी रेडियस क्या है, r है, तो इसके हर पॉइंट पे, सेंटर पे हो गया चार्ज, और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड k⁴/r² होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री या रेडियल वेक्टर, स्फेरिकल सिमेट्री। Spherical symmetry. Clear? So now we have discussed in an intensity or strength of electric field due to point charge. E vector equals to, also we can write in K form 1/4π k⁴/r² r cap. This is intensity of electric field. Clear? Now this is a vector quantity, electric field is a vector quantity, so it will also follow the principle of superpositions। जो फोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे P पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो सबका डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट पे निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड by all the individual charges. Okay, the next topic we are taking principle of superposition। Principle of superposition, this thing also we have done, definitions also same definition, you can write the definition also, the electric field at any point, electric field at any point due to group of charges, is equal to the vector sum of vector sum of the electric field produced by each charge individually, simply we already have done Q1, Q2, Q3, total electric field निकालना है, तो total electric field at P point will be equals to vector sum of all the electric field individually, E2, E3, this is principle of superposition। सेम हमने फोर्स के अंदर किया हुआ है, इसको डिटेल में आपको करना है तो वैसे ही आप इसको मैथमेटिकली डिटेल में भी कर सकते हो। वही सेम यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने P पॉइंट, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, one charge is here, position from origin of Q1 that is R1 vector, and one charge Q2, position is R3। Clear? So electric field we have to find at P point due to these two charges, y-axis and x-axis। How will you find it? First of all, we will find the directions. For finding the direction, we will put the test charge on P point। यहाँ पे आपने test charge रखा Q0, तो Q0, this charge is positive,
तो electric field will be in this direction. Suppose E1 vector due to Q2. Also, the test charge will repel in this direction. E2 vector. तो E1 vector, E2 vector, net resultant E vector, EP, P point E vector. तो total electric field E1 vector plus E2 vector. This is point charge. So we know that electric field due to point charge E1 vector equals to K Q1 by distance. Also we can take R1P. R1P 1 means 1 से P की तरफ, और ये हो जाएगा R2P डायरेक्शन. तो K Q1 R1P square R1P cap and E2 K Q2 R2P square R2P cap. Put this value in this equation, then E vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught common, then Q1 upon R1P square R1P cap, then Q2 R2P square R2P cap. So this is mathematically also we can explain. Clear? So this is the principle of superposition. Magnitude also we can find EP square equals to E1 square plus E2 square under root. Magnitude also we can find. So this is the principle of superpositions. So this is the principle of superposition. So have you understood? Means this is a point charge. We are taking Q1 point charge, Q2 point charge, and due to point charge already we have discussed electric field KQ by R square. So due to this point charge electric field is E1 vector, due to this point charge electric field is E2 vector, and total electric field will be vector sum of all the individual charges. So for n charges, suppose we are taking for n charges, बहुत सारे charges हों, तो we can write in summation form 1 upon 4 pi epsilon naught summation n Qi RIP cap upon RIP square. So I equals to, here is I equals to 1. Clear? I equals to, we are taking 1. Okay. Next we will start the topic continuous charge distribution. Continuous charge distribution. Continuous charge distribution. It's very small topic. Continuous charge distribution means suppose आपके पास कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर आपने बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जैसे आपके पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर आपने जैसे कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स जब भी चार्ज देखें, कंडक्टिंग मीन्स जो भी चार्ज देंगे वो उसकी सारी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो अगर आपने चार्ज दिया तो चार्ज सपोज पॉजिटिव चार्ज दिया, वो सारा चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसको क्या बोल देंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
अगर आपने सरफेस पे चार्ज, कंडक्टिंग है तो पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टर्म्स पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अपोजिट से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी पूरे वॉल्यूम में कैसे, जैसे सपोज ये इंसुलेटिंग बॉडी होती, पूरा स्फीयर इंसुलेटिंग होता, तो चार्ज क्या होता, इसके अंदर और बाहर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता। क्लियर? तो कैसे आप बात करेंगे, इसका सिंबल हम लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल हम ले रहे हैं सिग्मा, रो। तो रो इक्वल्स टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे हो सकता है, स्फीयर होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, कोई और बॉडी होगी तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? पूरे वॉल्यूम में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो उसकी डेंसिटी दिखाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किस वॉल्यूम पे कितनी चार्ज की कितनी डेंसिटी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो वो वॉल्यूम चार्ज। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल इज सिग्मा। तो सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस एरिया Q by A. And third is linear charge density. Symbol is lambda. तो lambda equals to Q by L. इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब SI में, और यह आएगा कूलाम पर मीटर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स जैसे कोई आपके पास वायर है, उस वायर पे आपने चार्ज दिए और टोटल चार्ज आपने Q दिया, तो इस वायर की सपोज लेंथ L है, तो चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? So by these charge distribution we will discuss in later next topic. Charge distribution we will use in numericals also. So this was a very small topic. So these 2-3 topics we have discussed today. You study it, watch it, and in next video we will discuss the numericals related to these all topics. Clear? So first of all you have to study and understand all the things. Okay, thank you.